नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक के इस खास शो कैसा हो मऊगंज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा हो मऊगंज में हमारे आज के खास मेहमान हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ मऊगंज मंडल के पूर्व महामंत्री, पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष, पूर्व पार्षद वार्ड क्रमांक 4 मऊगंज नगर परिषद के सांसद प्रतिनिधि एडवोकेट सुशील सोनी जी, जिनसे होगी आज कैसा हो मऊगंज पर खास चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं कैसा हो मऊगंज। नमस्कार साथियों, इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आज हमारे साथ कैसा हो मऊगंज में जुड़ रहे हैं ऐसी शख्सियत मऊगंज से, जो मऊगंज से वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। इसे पूर्व पार्षद भी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के मंडल महामंत्री, नगर परिषद मऊगंज में से सांसद प्रतिनिधि सुशील कुमार सोनी जी। सबसे पहले मैं उनका अपने इस चैनल में स्वागत करूँगा। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मिथिलेश त्रिपाठी जी, ये मुझे अवसर दिया गया कि मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ। इस चैनल काफ़ी दूर तक मैंने देखा, सुना और प्रगति कर रहा है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। सर, कैसा हो मऊगंज, मेरा सवाल है कैसा हो मऊगंज, चूँकि आपका पेशा है एडवोकेट से, और एडवोकेट ऐसा समाज को आगे दिशा दिखाने का काम करता है। पढ़ा लिखा समाज से उसमें एक रहती है वो, तो आप इसी मऊगंज की वर्तमान में जो हालत है, ऐसे मऊगंज की परिकल्पना करते हैं किससे कुछ बेहतर। जहाँ तक मेरा सवाल है कि मऊगंज बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है और रीवा जिले के सबसे बड़ी विधानसभा है, तहसील है। आज मऊगंज को बहुत पहले से ही विकास के रूप में बन जाना चाहिए था। रीवा एकमात्र इकलौता जो है विकास की श्रेणी में आ रहा है, बाकी कोई तहसीलें इस प्रगति पर नहीं है। खासकर मऊगंज में बहुत बड़ी आवश्यकता है, ढेर सारी मूलभूत सुविधाएं से अभी लोग वंचित हैं। तो अभी मऊगंज जिस तरीके का होना चाहिए उस तरीके का दिखाई नहीं पड़ रहा है। मूलभूत सुविधाओं पर मैं सबसे पहले आपके पास चलूँगा। सबसे बड़ी जो प्रमुख मुद्दा है, जैसा कि आपने बताया कि सबसे बड़ी विधानसभा है मऊगंज, अन्य तहसीलों की अपेक्षा, अन्य विधानसभाओं की अपेक्षा मऊगंज अभी विकास से अछूता है सौंदर्यीकरण के मामले में। जी, आप गुड़ चले जाइए, सिमरिया चले जाइए, तो वहाँ के देखिए तो इसमें किसकी जवाबदारी तय करेंगे। फेलियर कहाँ है, किसकी कमी है, जनता की कमी है, जनप्रतिनिधि की कमी है, हमारी कमी है, आपकी कमी है, इसमें किसको आप मानेंगे। जहाँ तक मेरा कहना है कि विधानसभा के चुनाव 1952 से होते आए हैं और यहाँ जनप्रतिनिधि चुनते आए हैं। ये मैं मानता हूँ कि पिछले वर्षों में विकास के नए आयाम और विकास की आर्थिक पूर्ति नहीं थी, पर वर्तमान में 2003 के बाद एक गति बनी है जो पूरे प्रदेश को विकास की ओर ले जा रही है। किंतु जनप्रतिनिधि जो मेरे हैं, मैं दृढ़ संकल्प के साथ कह रहा हूं कि जो मेरे किसी भी दल के जनप्रतिनिधि हैं, दल से आप हैं भारतीय जनता पार्टी, दल से नहीं, मऊगंज के विकास पर मेरा आग्रह आपसे यह है कि किसी दल विशेष से मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो भी जनप्रतिनिधि आज तक हुए हैं, तो उनका जो दायित्व होना चाहिए मऊगंज के विकास में, सौंदर्यीकरण के विकास में, स्वच्छता के उसमें, और नाली, गली, रोड, सड़क, गांव, शहर से गांव तक के जोड़ने का जो एक विशेष अभियान माननीय हमारे अटल जी ने सोचा था, वो हमारे जनप्रतिनिधि उसको पूर्ण करने में अभी तक सक्षम नहीं है। तो जिसके कारण हम अभी भी हमारी जनता, हमारा समुदाय या हमारा विधानसभा पिछड़ा दिखता है। क्योंकि शहरों की अगर रोड में देखा जाए तो रोड के 500 फीट इधर, 500 फीट इधर के बाद कोई नहीं है। आज शहरों का जो भी आना जाना है, इतना ज़्यादा जाम लगता है, कोई भी उसमें पटरी नहीं बनी है, कोई फूल पौधे नहीं लगे हैं, डिवाइडर नहीं बने हैं, जिससे मऊगंज से कोई बाहरी व्यक्ति आए और देखे कि मऊगंज अच्छा होना चाहिए। वो उससे अभी हम लोग अछूते हैं, वंचित हैं। अब पता नहीं जनप्रतिनिधियों की क्या मंशा रहती है, कहाँ काम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये हमारी समझ से परे है। तो ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका फेलियर आप इसमें समझते हैं कि उनका फेलियर है। उन्होंने जिसको लेकर चुनाव लड़ते हैं उससे अपना बाद में वो उसके जो है। सबसे बड़ी बात इसमें त्रिपाठी जी ये है
कि चुनाव तो मुद्दे पर लड़ते हैं, पर जब जीत कर विधानसभा में जाते हैं तो नया स्वरूप देखने में तो वहाँ भटक जाते हैं, अपने मूल सिद्धांतों से भटक जाते हैं। उनको क्या करना है, क्या करना चाहिए भूल जाते हैं। उनके सबसे दिमाग में ये रहता है कि एक बार हम जनप्रतिनिधि बन गए, विधायक सांसद बन गए, दोबारा जनता चाहेगी या किसी पार्टी के विशेष लोग की विशेषता रहेगी, उसके नाम पर हम चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ पर किसी के नाम पर चुनाव जीता जा रहा है, अपने कर्मों के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा रहा है, जिसके कारण हमारा विकास अधूरा है। जिस दिन जनप्रतिनिधि दृढ़ संकल्पित हो जाएगा कि मुझे अपने क्षेत्र के लिए मैंने जो वादा किया वो पूरा करूँगा, तब तो होता है। दिखावे के लिए ये घोषणा वो घोषणा ये प्रचार होते रहे हैं, काफ़ी दिनों से होते रहे हैं। पिछली सरकारें आई, वर्तमान सरकारें आई, पर जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है वो अभी तक हमको तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि मऊगंज एक ऐसा चारागाह बन चुका है। मऊगंज से पूर्व विधायक जो अपने थे, जो दो विधायक, एक जगदीश मसूरिया जी जिन्होंने बांध की सौगात दिया जी जी, और दूसरा अपना एक कॉलेज के जी जी, तो इसके अलावा कोई ऐसी सौगात नहीं दिख रही है। और पूर्व विधायक बनना भी मऊगंज से ही बिलोंग करते थे। जी जी जी, उनके द्वारा भी कोई ऐसा वो नहीं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है, मऊगंज से लेकर और केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी ही सरकार है। जी जी जी, और इस समय लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी थी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो उसमें भी विकास की गति नहीं मिली। तो वर्तमान विधायक की कमी इसमें मानेंगे आप? इसमें त्रिपाठी जी, मेरा कहना है कि मैंने पहले भी कहा कि वर्तमान और भूत से कोई अपने को लेना देना नहीं है। वर्तमान जो आप कह रहे हैं कि सरकारें हमारी ज़मीन से लेके आसमान तक है, ये मैं मानता हूँ, इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारी नीतियाँ अच्छी रही हों, जिससे जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आज नगर से लेके, गांव से लेके दिल्ली तक की सरकार मेरी है। बड़े मुद्दे में जैसे आपने कहा कि माननीय स्वर्गीय रामधनी मिश्रा जी ने मऊगंज कॉलेज नहीं दिया होता, ये बात इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कही जाएगी। अगर वो ये कॉलेज नहीं होता तो हम लोग आज रीवा जाके पढ़ने में सक्षम नहीं थे। माननीय स्वर्गीय हमारे मिश्रा जी थे जो गुरमा कर दिए 1985, भारतीय जनता पार्टी की 1980 में बनी है, जो 85 में विधायक हो गए। गुरमा बांध दिया जिससे गांव की सिंचाई हुई। ऐसे गुरमा बांध की मऊगंज में कम से कम 10 बांध की आवश्यकता है। और कम से कम मैंने ये प्रश्न अपने छोटे से नगर परिषद में उठाया था, मऊगंज में के आसपास और देवतलाव, नई गढ़ी, यहाँ की लड़कियाँ आती हैं, उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से एक कन्या महाविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए थी। मैं स्वतः मांग किया था और प्रदेश में रखा, मंत्रियों से भी रखा, अपने परिषद के माध्यम से रखा, जनप्रतिनिधि को भी हमने कहा कि कन्या महाविद्यालय महत्वपूर्ण है, रोड और सड़क से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कन्या महाविद्यालय मऊगंज में होना। और एक जो खेल का मैदान होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए, ताकि लोग अपने सुबह जाएं, व्यायाम करें, खेलें। आज मऊगंज से कोई भी खेल में खेल तो रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल खेले, वॉलीबॉल खेले, क्रिकेट खेले, किंतु आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिला स्तर से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रशिक्षण देने वाला नहीं है, कोई ऐसा ऑडिटोरियम है बना नहीं है, जिसके कारण हमारे युवा साथी, लड़की हों या लड़के, वो खेल से अपना लगाव, दूरी बनाए हुए हैं। उनको आगे तक ले जाने का कोई भी ऐसा संसाधन हमारे पास नहीं है जिसके कारण वो आगे बढ़ सकें। एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित मऊगंज के लिए जिला मऊगंज के लिए मऊगंज से अब जो भी जनप्रतिनिधि हमारे लगभग 20 वर्षों से, 4 पंचवर्षीय से जिले के लिए मुद्दा जो है लोगों ने उठाया था, और उसके लिए मऊगंज की जनता ने, मऊगंज के क्षेत्रीय विधायक, मऊगंज से बाहर से आए हुए विधायकों को जो आए थे जनप्रतिनिधि, उनका भी सम्मान किया। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा खटखरी के विधानसभा में क्षेत्र में वहाँ पे बोला भी गया था कि आप मुझे भारतीय जनता पार्टी का विधायक दीजिए तो मैं मऊगंज को साथ जिले की सौगात दूंगा। तो नहीं मिला, तो क्या इस समय ऐसा संयोग है, बनना चाहिए? और आपको क्या लगता है इसमें, आपका ओपिनियन देना चाहिए? इसमें त्रिपाठी जी ये है कि संघ की दृष्टि से, मैंने बताया कि मैं बाल स्वयं सेवक भी हूँ। संघ ने 2006 में मऊगंज को भौगोलिक दृष्टि से, जिसमें मऊगंज, हनुमाना
त्योंथर, जी मनगवा का कुछ हिस्सा, जी ये लग के मऊगंज को जिला बना दिया है। बना दे, संघ ने जिला घोषित कर संघ ने जिला घोषित किया। आज हमारे संघ में जाएगी तो जिला मऊगंज लिखा दिया। जिला जाता मऊ है। लिखा है, बिल्कुल। अब जनप्रतिनिधि के क्या कारण है कि वो मऊगंज जिला नहीं बनवा पा रहे हैं? क्योंकि जिला किसी विधायक के दम पर नहीं बनेगा जब तक आवाज़ नहीं जाएगी। उसको बनाते हैं मुख्यमंत्री, जी और वो जो मंत्रिमंडल में जब पास करते हैं तब वो जब पास हो जाता है तब विधानसभा में पारित होता है, तब जाके जिला बनता है। इसकी जो संरचना है, जितना इसका भौगोलिक क्षेत्रफल होना चाहिए, जितनी जनसंख्या होनी चाहिए, वो सब लगभग तक पूर्ण है। मऊगंज जिला के अन्य लोगों ने, माननीय पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी भी ने इस जिला के नाम पर यहाँ चुनाव जीता। जी पूर्व विधायक भी जिला की बात कहते हैं कि हमने भी मुद्दा उठाया था, मेरे नहीं सुनी गई, क्योंकि वो जो विधायक थे उनकी सरकार नहीं थी। वर्तमान में है। वर्तमान में जो हमारे विधायक हैं उनकी भी सरकार जिस समय चुनाव हुआ उस समय नहीं थी। अब क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी से आए, भारतीय जनता पार्टी में आए, मिले, और ये कॉम्बिनेशन बनाने में हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानियां सरकार को आ रही है, पर अपनी हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से, एक मैं मऊगंज का पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक पब्लिक भी हूँ, जी आम आदमी भी हूँ, मैं अपने ही जनप्रतिनिधि से चाहूँगा कि अब आप मुद्दे को ठोस कदम उठाइए, ले जाइए और मऊगंज को जिला बनाने के लिए अथक प्रयास करिए, ताकि मऊगंज का अपने आप जिस दिन जिला हो जाएगा, विकास अपने आप बन जाएगा। विकास कहीं से आता नहीं है। जी पेड़ का पौधा लगाया जाता है तो बड़ा होने में समय लगता है। अब बड़ा होने का समय आ चुका है। अब बीज बोने की आवश्यकता नहीं है, अब तो उसमें फल खाने की आवश्यकता है। तो मऊगंज जिला बनना चाहिए। मैं उसके समर्थक हूँ, पक्षधर हूँ, और अपनी बात भी मैं करता हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं भी जब से पार्टी के छोटी दायित्व रहा, मैंने बड़ा दायित्व हमको जो पार्टी जो समझा वो दिया, पर भोपाल जाता हूँ तो अपने प्रदेश के लोगों से, संगठन के लोगों से, विधायकों से कहता हूँ कि मऊगंज बनना चाहिए। त्योथर में थोड़ी सी समस्या इसमें आई है। त्योथर के लोग उनको लगता है, जो मैंने वहाँ जाके खुद निरीक्षण किया, बातचीत किया लोगों से कि मऊगंज जिला बनेगा त्योथर के लोग ये बोलते हैं कि मेरा जो सीमा है यूपी से लगा हुआ है और रीवा हमारे लिए सीधा सरल पड़ता है। मऊगंज में जिस दिन हो जाएगा तो मऊगंज आऊँगा, मेरे लिए उल्टा होगा। तो मैंने ये कहा कि भाई साहब ऐसा नहीं है। अगर ऐसी तो बहुत छोटी छोटी क्षेत्र जिला बन चुकी हैं, दो विधानसभाओं की भी जिला बन चुके हैं। तो अपना तो यहाँ 3 विधानसभाएं लग रही हैं, मऊगंज, देवतलाव, त्योथर विधानसभा लग रही है। जिला बन जाएगा, संसाधन हो गया। आज रोड का जो अभाव रहता था, गड्ढे रहते थे, कम से कम फुल स्तर पे तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह अच्छे हैं, पर यह है कि कम समय में हम लोग सुनिश्चित स्थान पहुंच जाते हैं। ऐसी रोड बन चुकी है। लगभग और क्षेत्रों में जहाँ रोड में तो अब जो नगर के अंदर की रोड है, तो जब आप अपने घर से और पेशे से वकील हैं तो जब कोर्ट जाते हैं तो वो कैसा फील महसूस, आनंद की अनुभूति होती है इस व्यवस्था पर? थोड़ी बहुत क्या होती है इसमें समस्या त्रिपाठी जी, जनता की भी है। जी जनता की ये है कि रोड को स्वच्छ बना के रखो। जी मैं देखता हूँ, आप भी देखते हो कि रोड के किनारे रहने वाले लोग पूरी अपने नाली का कचरा, नाली का पानी, अपने क्रियाएं करते हैं उसके पानी सब सड़क में फेंक देते हैं। वो पानी जाके समा जाता है सड़क पर, और सड़क में समाने के बाद जब गाड़ियाँ प्रेशर में चलती हैं तो उखड़ने लगती हैं। तो या तो यहाँ जब शहरीकरण में डिवाइडर बन जाएगा, जिस दिन डिवाइडर हो जाएगा, क्या लगता है कि डिवाइडर की सौगात मिलेगी? डिवाइडर बनेगा, ये निश्चित तौर पर मानिए डिवाइडर बनेगा। डिवाइडर का प्रस्ताव भी चला गया है और पैसा भी सेंक्शन लगभग होने के कगार में है, पैसा भी बनेगा, डिवाइडर बनेगा। ये लगभग 1 साल से ये मुद्दा सुनने में आ रहा। मऊगंज के ही लोग बता रहे हैं कि मऊगंज के सुंदरीकरण का प्रपोजल तैयार हो गया है, टेंडर हो गया है, लेकिन अभी तक धरातल में कुछ नहीं है। बराटा रोड है तो आप उसका लगभग 6 महीने पहले टेंडर हो गया है और अभी तक काम के लिए मोहताज है। उस पर कहीं भी एक टाली डस्ट भी नहीं पड़ा है। तो इस गति से जो काम है चलेगा तो सिर्फ ये धरातल में काम नहीं तो सिर्फ इसको जुमला ही समझा जाएगा। इसको जुमला तो नहीं कह सकते इसको, इस बात को कि 3-4 बार रोड बन चुकी है बराटा मोड़ की, क्योंकि इतने भारी वाहन, हम तो सबसे पहले कहते हैं कि भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाना बहुत महत्वपूर्ण है।
जितनी जो क्षमता से ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, 20-20 टायर वाली गाड़ियां चल रही हैं, उतनी क्षमता सड़क की नहीं है, जिसके कारण आए दिन वो सड़क खराब हो जाती है। अब इस ऐसे ट्रक वालों के लिए आरसीसी जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक रोड खराब होती रहेंगी। रिपेयरिंग से रोड सुधरने वाली नहीं है। गड्ढे भर जाए उसे नहीं, क्योंकि प्रेशर बनता है, प्रेशर गाड़ियों को इतना जाता रहता है कि रोड आए दिन उखड़ जाती हैं। तो जो प्रस्ताव है, ये बात तो सही है कि बरहाटा तक रोड बनने के लिए हो चुका है, पर ये इसमें ये भी जोड़ने की आवश्यकता है। मैंने तो इसको स्ट्रक्चर को नहीं देखा है कि अगर वो बनाते हैं रोड को, तो रोड में सबसे पहले नगरीय क्षेत्र जहाँ तक लगता है वहाँ आरसीसी रोड बनाएं, उसके बाद डामरीकरण हो या पूरी आरसीसी हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं विकास की गति की बात कर रहा हूँ। एक KNK कंपनी है, जी जी, मीठे जल की सप्लाई योजना 2017 से है। जी जी, उसका भूमि पूजन, उसमें पूर्व मंत्री जी आए थे, राजेंद्र शुक्ला जी, सांसद जी महोदय रहे, मऊगंज से नगर पंचायत अध्यक्षा थी चंद्रप्रभा गुप्ता जी, जी जी, उस समय मऊगंज के विधायक थे सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, कांग्रेस पार्टी, जब उसका भूमि पूजन हुआ था। और करोड़ों का प्रोजेक्ट है। और 2017-2022 3 साल का प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपके घर में मीठे जल की सप्लाई आ रही है। चूँकि गर्मी चरम पर है और मऊगंज में पानी की समस्या है, तो इसमें जब यही गति रहेगी काम करने की, तो कैसे उम्मीद करें लोग कि मतलब मऊगंज का विकास होगा। और उस कंपनी के बारे में थोड़ा आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा। KNK कंपनी जो यहाँ पर एथराइज हुई है नल जल योजना के माध्यम से घर घर तक मीठा पानी ले जाने का, ये जो परिषद थी उस समय जब मैं परिषद चलती थी, प्रतिनिधि के नाते मैं वहाँ बैठता था। KNK का कार्यकाल 2 वर्ष का मिला था, 2 वर्ष वो पूर्ण कर लिया है। उसके ऊपर रिकवरी भी होनी चाहिए थी। फिर उसने भोपाल जाकर अपना एक्सटेंशन बढ़वा लिया, मतलब समय 6 महीने के लिए और ले लिया। फिर भी अभी तक जो मीठे जल का पानी पूरे नगरीय क्षेत्र में पहुँचना चाहिए अभी तक पहुँचा नहीं है। काफ़ी लापरवाही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस गति से चलना चाहिए उस गति से पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। खासकर इस भीषण गर्मी में घर घर तक, यहाँ तक कि कहते हैं अभी तो पाइप लाइन ही पूरी नहीं बिछी है। जी जी। तो हर घर पर पानी कैसे पहुँचेगा? अभी बार बार ये लोग कहते हैं टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। अरे तुम दिन रात टेस्टिंग करो ना, समय कितना लोगे? अब वो जमाना चलेगा। 5 साल से ऊपर हो गए, टेस्टिंग अभी नहीं, अभी उसकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही। हमने उसको कंप्लेन भी किया, शिकायत भी किया और बार बार कंप्लेन भी कर रहे हैं इसकी बात को कि जल्दी से जल्दी आप त्वरित कार्रवाई करिए। किंतु ये इसका टेंडर जो हुआ है भोपाल से हुआ है। हम लोग इसको, जो हमारी नगर परिषद है उसको सिर्फ देखभाल करती है, क्योंकि उनका जो लागत लगती है, टेंडर होता है, जो काम करने का वो जो काम किया जाता है उसके सुपीरियर उसके भोपाल में बैठे हुए हैं। नहीं तो जो हमारे जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने भूमि पूजन का, उनका क्या दायित्व? उनका निगरानी करना है, दायित्व कि नहीं है? उनको करना चाहिए। अगर भूमि पूजन करने से पहले, भूमि पूजन की तो बात छोड़िए, भूमि पूजन तो किसी उसके जहाँ से भूमि पूजन होती है, जहाँ शुरुआत होती है उसकी भूमि पूजन होती है। लोकार्पण महत्वपूर्ण होता है। लोकार्पण का मतलब होता है कि हमारा बनके तैयार हो चुका है, अब उसको हमको सिर्फ रिलीज करना है, जनता तक पहुँचाना है। तो लोकार्पण अगर हुआ होगा और इसमें देरी हो रही है तो इसमें जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। अब भूमि पूजन की तो शुरुआत होती है, भूमि तो गड्ढा खनता है। नहीं तो कई ऐसे हैं, भूमि पूजन हो, लोकार्पण हुआ, एक चौरा घाट है, सिविल अस्पताल मऊगंज है, तो इन पर भी आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। क्यों भी जनता को सौगात इनकी नहीं मिली, क्यों अछूता है ये? सिविल अस्पताल तो त्रिपाठी जी आपके सामने है, बन रही है और काफ़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं। अब चूंकि क्या है, बिल्डिंग बन जाना महत्वपूर्ण नहीं है, मशीनें आ जाना महत्वपूर्ण नहीं है, मशीन को चलाने वाला भी आना चाहिए। एक्सरे मशीन हो, चाहे ब्लड टेस्ट करने की मशीन हो, यूरिन टेस्ट करने की मशीन हो, जब वो गुणवत्तापूर्ण व्यक्ति नहीं आएगा, जो उसका चलाने वाला मशीन नहीं आएगा। रीवा में भी आप देखिए एक्सरे मशीन काफ़ी दिनों से सोनोग्राफी वाली पड़ी हुई थी, कोई चलाने वाला नहीं था। अब जाके जब ये आपका सुपर स्पेशलिस्ट बना है तब जाके उन लोगों को सुविधाएँ मिल चुकी है। तो क्या है कि यहाँ इस चीज़ का भी अभाव है। किंतु मेरा क्षेत्र सामुदायिक स्वास्थ्य आज सिविल अस्पताल का रूप ले लिया है। यहाँ डॉक्टरों की भी लापरवाही है। डॉक्टर समय पर नहीं बैठते हैं और समय पर नहीं बैठते, पेशेंट आता है, तकलीफ होती है तो फिर विवाद भी बढ़ता है। तो सीधे के सीधे आरोप लगाते हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो पीड़ित पक्ष होता है कि वो हमको ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। उसकी मजबूरी है बोलना, वो कोई नहीं चाहता कि। हाल ही की घटना बताऊँ, एक फर्जी डॉक्टर यहाँ पे बताया गया, 2 डॉक्टर आपस में बोल रहे हैं, एक दूसरे को असली और नकली बोल रहे हैं।
कि तुम नकली हो, बोला तुम नकली हो। और उसमें एक सर्प काटे हुए बच्चे 10 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई, और वो डॉक्टर जिस डॉक्टर ने यहाँ पे दवाई किया वो यहाँ पे पदस्थ नहीं है। तो ऐसी लापरवाही यदि चल रही है स्वास्थ्य विभाग में, तो इसमें किसकी कमी माना जाएगा? कि जो प्राथमिक रूप में तो ये देखिए, अगर डॉक्टर है उसका अपॉइंटमेंट हुआ है तो रिकॉर्ड भी होंगे उसके जी कि MBBS है कि BMS है, क्या है, पदस्थ है, फर्जी है, नकली है। तो इसके अगर नकली है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी बीमो को जाती है। वो अपनी बात कैसे वो उसको उस कमरा दे दिया, जी कैसे वो पदस्थ हो गया, उसको तनख्वाह कहाँ से मिलती है, ये तो चिंता का विषय है। आपने भी 7-12 वीडियो देखा हो, तो हमारे संज्ञान में तो अभी देख नहीं पाए हैं, और आपके माध्यम से मैं देख लूंगा उसको। दिखाऊंगा आपको। दूसरा, आप एक और विषय, आप पेशे से वकील हैं, मैं थोड़ा मऊगंज के राजस्व विभाग में चलना चाहूँगा। वहाँ पर कई लोगों ने बताया कि पहले आओ और पहले पाओ। यहाँ तक कि एक वकील साहब ने कहा कि जल्दी लाओ, जल्दी आओ, ज़्यादा लाओ और जल्दी ले जाओ, ये प्रक्रिया चालू है। तो इस पर क्या सत्यता है, क्या आप कहेंगे सर? राजस्व के मामले में हमेशा ही ढिलाई रही है, क्योंकि उस पर अंकुश जिसका लगना चाहिए। राजस्व के अधिकारी होते हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM, कलेक्टर। कलेक्टर का विजिट तो होता है, पर जिस तरह के विजिट होना चाहिए कलेक्टर साहब का जिले में, उस तरीके का होता नहीं है। आजकल क्या कहा जाए कि पता नहीं, आए, छोटा अधिकारी हुआ, प्रणाम कर लिया, उसके प्रणाम पर ही स्वीकार खुश हो जाते हैं। जबकि आवश्यकता इस बात की है कि निगरानी करे कि वो कितनी फाइलों को सही समय पर डिसीजन या न्याय दे रहा है। न्याय बहुत पीछे हो चुका है। न्याय के लिए वकील भी, हम लोग भी परेशान हैं। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, मैं भी परेशान हूँ कि एक वहाँ मैं जब जाता हूँ न्यायालय परिसर में, न्यायालय परिसर की गरिमा अलग होती है, किंतु राजस्व के जो न्यायालय जो होते हैं वहाँ पर मैं जाता हूँ तो वहाँ चपरासी कुर्सी में बैठा रहता है एक अधिवक्ता, जिसके बातों से निर्णय होते हैं, जिसके कथन से निर्णय होते हैं, जिसके सबूत से निर्णय होते हैं, वो लाचार होकर खड़ा रहता है वहाँ पर। बाबू राज जो चल रहा है। अधिकारी जो हो, चाहे तहसीलदार हो चाहे SDM हो, वकीलों को सम्मान नहीं देते थे। पूर्व तो ऐसे तहसीलदार थे, वो सीधे सीधे ये कहते थे कि वकील क्यों किए हो, अधिवक्ता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे आदमी है, आओ अपना फाइल करवाओ और ले जाओ। ये प्रक्रिया अभी चल रही है, ऐसा क्या लग रहा है? पूर्व तो ठीक है, अभी कोई सुधार हुआ है? लग रहा है कि कोई सुधार की गुंजाइश है? अभी जहाँ तक मेरा सवाल है, जो नई तहसीलदार आई हैं, अन्य ये क्या नाम है उनका, दीपिका पाव, जहाँ तक अभी यहाँ मनगवा से होकर यहाँ ही हैं, अभी तक उनका जो फैसले, पुराने फैसले पड़े हुए हैं, समय की सीमा पर करने का प्रयास कर रही हैं। चूँकि वातावरण बाबू राज जो मैंने कहा, जब फाइल सामने नहीं जाएगी, जब फाइल सामने नहीं जाएगी तो उस पर निर्णय देरी से होगा। इसमें थोड़ा सा सुधार है, मैं पूर्णतः तो नहीं कहता हूं, पर इसमें सुधार लाने की कोशिश किया गया है, समय से अब किया है। पब्लिक भी अब थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल रहा है, आराम मिल रहा है। हम अधिवक्ताओं को भी उनसे आराम मिल रहा है कि क्योंकि बार बार भटकना नहीं पड़ रहा है। अगर वो अधिवक्ता नहीं भी पहुंचा तो समय समय पर निर्णय हो जाते हैं। पर अनुभागीय अधिकारी के यहाँ ही बहुत समस्या है, इसको दो राय नहीं मुझे आपके चैनल के माध्यम से करना चाहिए। अनुभागीय अधिकारी ही उनको को लगता है कि क्या करना चाहते हैं, सुबह कोई डिसीजन देते हैं, शाम को कोई डिसीजन देते हैं। मुझे आपके चैनल के माध्यम से कहने से हिचकिचाहट नहीं है, और अपने पार्टी को भी मैं बताना चाहता हूं कि इस बार उनको करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अधिवक्ता के साथ साथ कार्यकर्ता हैं, जनता के पास जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तब मेरी बातों से प्रसन्नता होकर या हमारी नीतियों से, हमारी पार्टी की नीतियों के कारण आज हम लोग यहाँ मऊगंज से लेकर दिल्ली तक आशीर्वाद प्राप्त किया गया है। तो वहाँ अनुभागीय अधिकारी के यहाँ तो सुधार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और हमारी जनप्रतिनिधि को भी ये लगना चाहिए, देखें व्यवस्था बनाए, व्यवस्थाएं बनाने, आना जाना तो दुनिया है, चलती रहती है। अच्छे लोगों को हर विभाग में बैठाएं, पुलिस विभाग में बैठाएं, पुलिस विभाग में भी ऐसे समस्या खड़ी हुई है। मैं पुलिस विभाग के में चल रहा हूँ। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा,
जो आप देखोगे आपका परिसर, कोर्ट परिसर भी उससे अछूता नहीं है। वहाँ हजारों कोर्स की शीशियाँ मैंने खुद कवरेज किया है और कई वकीलों का मैंने बयान लिया है। शायद जब मैंने कवरेज आप वहाँ पे मौजूद भी थे। और मऊगंज में कोरेक्स चरम पर है। युवा जो है इसके गिरफ्त में जा रहे हैं। तो आप उनके परिजनों से, जो इस लाइन में जा रहे हैं बच्चे, उनके परिजनों को आप क्या मैसेज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? और प्रशासन को जो इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है तो उस पर भी क्या सवाल आप खड़ा करेंगे? मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से ऐसे युवाओं को भी हाथ जोड़कर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे दूर रहें, क्योंकि एक ऐसी जहर है ये जब जिसका आदी हो जाते हैं तो उसको सिर्फ सपूत का शरीर तड़पता है। और जब अर्थ नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, तब घटनाएं घटित होती हैं। पैसे के चक्कर में पता नहीं कितनी घटनाएं घट चुकी हैं। जहाँ तक कोरेक्स का मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरेक्स काफ़ी तेज़ी से इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा क्षेत्र लगा हुआ है यूपी बॉर्डर से। इसमें प्रयास भी किया गया, काफ़ी पुलिस विभाग ने छापा भी मारा है, इसको पकड़े भी हैं, पर कंट्रोल जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हमारे अभी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री हरिहर शुक्ल जी ने भी परसों इस बात को तकलीफ महसूस किया कि हमारे न्यायालय परिसर में ऐसी चीज़ें पा रही हैं। रात में कोई आता है, क्योंकि हमारी जो लेंथ है बाउंड्री की वो छोटी लेंथ है, तो जिसके कारण कूद करके आ जाते हैं। और रात में कभी पंखे भी चुरा के लेकर चले गए। हम लोग कुर्सियाँ रखती है, चोरी भी मौके में चरम पर है। तो वो इस पर तो बड़ी कड़ाई से वो हनुमाना सीमा को विशेष रूप से देखना चाहिए, क्योंकि ये जो आपकी सीमा, जो हनुमाना की सीमा सिर्फ उससे नहीं लगती है मिर्जापुर से, एक लगती है डड़कुल पिपराही से भी होके आती है, और एक शाहपुर के आगे से भी, जिसको आप चौरा घाट का नाम दे रहे हैं, उधर से भी ये सब सप्लाइयाँ हो रही हैं, आ रही है। इस पर जब तक वहाँ हम तो कहते हैं पुलिस से हर के एक ऐसी टीम वहाँ बनाए जिस तरीके से सीमा बनाई जाती है, ऐसी टीम बना के वहाँ पर तैनात किया जाए, तभी जाके मऊगंज के लोग इससे वंचित होंगे। और अपने परिजनों के कहते हैं कि आजकल का युवा लड़का जो है अब उतनी इज्जत नहीं दे रहा है परिजनों को हमारे। पर परिजनों से मेरी अपेक्षा है कि जहाँ तक हो सके उनको अंकुश लाएं, क्योंकि कोई भी अगर बच्चे से तेज से बात कर देते हैं तो आजकल एक बहुत बड़ा माध्यम बना लिए हैं अपना सुसाइड करने का। तो सबसे बड़ी समस्या है कि संघर्ष करना लड़का जानता ही नहीं है, सुसाइड करना उसके लिए सरल सा हो गया है, जिसके कारण हमारे पड़ोस का एक व्यक्ति डॉक्टर था, कोरेक्स का तो नहीं आदी है, पर पता नहीं क्यों क्या उसको हो गया कि MBBS डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगी। एक लड़का अभी रामानुज पंडित जी का नाती है, वो भी सुसाइड कर लिया। काफ़ी लोग ऐसे युवा अगर घर वाले कहते भी हैं तो उनका दिमाग में यह रहता है कि हमको गलत समझा रहे हैं, क्योंकि हर 10 कदम में बुराइयां तैनात हैं। तो इसकी आवश्यकता, इस मूलभूत आवश्यकता की ये है कि जहाँ तक हो जब जो चीज़ प्रतिबंध लगती है वही सबसे ज़्यादा बिकता है। गांजे में प्रतिबंध लगा सबसे ज़्यादा गांजा बिकता है, कोरेक्स में प्रतिबंध लगा सबसे ज़्यादा कोरेक्स। जिस चीज़ में प्रतिबंध नहीं है वो ज़्यादा नहीं बिकता है। सबसे आखिरी सवाल आपसे, नगर परिषद का चुनाव लगभग होने की कगार में है, वो संभवतः जय पूर्व पार्षद भी थे, तो मैं एक पार्षद होने के नाते और जनप्रतिनिधि है, पार्षद हैं, तो क्या क्षेत्र अपने नगर पंचायत के जो जनता है उनसे क्या अपील, कैसे लोगों को चुने, क्या उनका उद्देश्य रहना चाहिए, क्या देखें, क्या मांग करें? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मऊगंज नगर परिषद के समस्त जनताओं को मेरा यह कहना है कि ऐसे पार्षद चुनकर भेजें। चुनाव तो हर व्यक्ति लड़ने का अधिकार रखता है, किंतु समझदारी इस बात में है कि ना प्रलोभन में आए, ना नशा में आए, क्योंकि वो एक दिन का मामला होता है। उसके बाद जैसे आदत सी कुछ लोगों का, इसको ज़्यादा तो हम नहीं कहते, पर 10 से 15% लोगों की आदत सी बनती है कि चुनाव आ गया है जैसे उनको कोई खजाना मिलने वाला हो, और उसके बाद फिर वो जो जनप्रतिनिधि है उसकी तरफ देखता भी नहीं है। तो उससे वंचित होकर एक निष्पक्ष व्यक्ति का चुनाव करें और ऐसे व्यक्तियों का चुनाव परिषद में भेजें ताकि वो छोटी छोटी समस्याओं के लेके परेशान ना हो। आवास योजना हो गई,
पेंशन योजना हो गई, जी श्रम कार्ड बनाने का हो गया, जी और भी ढेर सारी चीज़ें मूलभूत सुविधाएं, सड़क रोड नाली है अच्छे ढंग से बने। जी हाँ, मऊगंज में सबसे बड़ी समस्या इस बात की है, आपको बता दें त्रिपाठी जी, कि नालियाँ तो हैं पर नाली का जो अंतिम छोर है, छोर है, जी। पानी वो निकले कहाँ, पानी जाके गिरे कहाँ, इसका कहीं भी नहीं है, जिसके कारण नाली बजबजाती रहती है, पानी भरा रहता है, किसी का खेत खराब हो रहा है, किसी के सड़कों में पानी नालियाँ बनी हुई। अभी एक राजस्थान का देखें, राजस्थान का जो स्वीट वाला बना है, कितनी गंदी सड़क में कर रहा है, वहीं पर कितने प्रदूषण हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी गंदगी है। हम एक दिन तो चले जा रहे थे, मैंने दिन में सीएमओ खड़े होकर देख रहे थे, उसमें क्या किए नहीं किए मैं नहीं जानता हूँ, पर ऐसे होटलों पर भी प्रतिबंध लगना बहुत ज़रूरी है। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव एक निष्पक्ष व्यक्ति का चुनाव करेंगे तभी उनका भला होगा। काफ़ी मैंने सुनने को मिला कि आवास योजना में इधर उधर हुआ, लेन देन की बात आई, तमाम प्रकार की बातें आई होगी, उसके लिए जिम्मेदार अगर जनप्रतिनिधि है तो उसके जिम्मेदार स्वयं भी है, इंतजार करना नहीं चाहते हैं। अगर आपको आवास योजना मिलना है, आप उसके हैं हकदार, तो आपको मिलेगा। हाँ, देर हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ जनता तो नहीं पहुँच पाती है पूरी जगह, जनप्रतिनिधि पहुँच जाता है, प्रेशर बना के किसी को पहले दिलवा दिया, किसी को बाद में दिलवा दिया, या किसी को नहीं दिलवाया। तो उसका परिणाम ये है कि आप सही चुनाव नहीं करते हो, जिसके कारण आप परेशान रहते हो। अच्छे व्यक्तियों का चुनाव करेंगे, निश्चित तौर पर आपका समस्त निदान होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण टाइम दिया। थैंक यू। मैं धन्यवाद आपको देता हूं कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को आज ये अवसर दिया कि मैं इंडियन रिपब्लिक चैनल के माध्यम से जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का जो प्रयास आपने किया है, मैं उसके लिए कोट से धन्यवाद हूं। आपको चैनल आगे प्रगति करे, दिन रात बढ़े और मूलभूत समस्याओं को अंदर तक आप ले जाइए, और अंदर से जो भी समस्या निकल के आ रही है वो चैनल के माध्यम से दूर करिए। क्योंकि एक ऐसा समय था जब एक पत्रकार की आवाज़ में सरकारें हिल जाती थी। आज जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार को रॉयल्टी रूप में नहीं लेते हैं कि मतलब कि ठीक है, गंभीर व्यक्ति है, गंभीरता से अपनी बातों को पत्रकार ने रखा है, उसकी समस्या उसकी व्यक्तिगत नहीं है, वो जनता की समस्या है, वो साइड हो जाते हैं, करते जाते हैं, सुनने को तैयार ही नहीं है। धन्यवाद, आपकी सोच को कम से कम हमारे लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आप आगे प्रगति करिए, जहाँ तक मेरा विषय है, जहाँ तक हो सकेगा आप लोगों के साथ में हूँ और हमेशा रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।